इस ऑडियो में मैं आपको सातवाहन वंश के बारे में बताऊंगा। सातवाहन वंश से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इसमें कोई भी पीएससी मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक होता है यूपीएससी, वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो केंद्र सरकार के द्वारा सर्विसेज जो निकाली जाती है, रिक्रूटमेंट होते हैं, वो यूपीएससी करता है। जो राज्य सरकार करता है वो अपने नाम के आगे पीएससी लगा, जैसे कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी बोलते हैं ना, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही इनके एग्जाम सब एक जैसे होते हैं लगभग, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन पूछे गए। तो हम बात करते हैं अभी सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश का संस्थापक है सिमुक, उसका नाम याद रखना। सिमुक कौन है? सातवाहन वंश का संस्थापक। इसने क्या किया? 30 ईसा पूर्व कर्ण वंश के अंतिम शासक सुसरमन, जो सुसरमन था सुसरमन को इसने सिमुक ने मार दिया था। कब मार दिया था? उसकी हत्या कर दी 30 BC में, 30 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इसने क्या किया? सातवाहन वंश की स्थापना की, प्रतिष्ठान अपने राज्य की राजधानी बनाई। तो सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश का इतिहास पुराणों तथा अभिलेखों से पता चलता है। तो सातवाहन वंश के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो कहाँ क्या पढ़ने पड़ेंगे? आपको पुराण पढ़ने पड़ेंगे। अभिलेख मतलब पत्थरों पर लिखे हुए चीजें, पुरानी, बहुत पुरानी चीजें जो पत्थरों पर लिखी हुई हैं, उनके अभिलेख मिले हुए हैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप कह सकते हो कुछ चीजें लिखी हैं वो लोहे पे लिखी हुई है, मतलब आप कह सकते हो किसी मेटल पर लिखा है या किसी पत्थर पर लिखा है, वो जो चीज मिल रही है उनसे पता चलता है कि कोई सातवाहन वंश था जिसका कहाँ क्षेत्र था, उसका संस्थापक सिमुक था, उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सिमुक ने सुसरमन को मार दिया था। सुसरमन कौन था? वो कर्ण वंश था, कर्ण वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें कहीं मिली होंगी लिखी इतिहासकारों को, तब वो इन किताबों में इनको लिखते हैं, तो हमें याद रखनी चीजें, ठीक है। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य एवं आंध्र जातीय कहा गया है। तो किस राज्य को पुराणों में आंध्र भृत्य एवं आंध्र जाति का है? वो कहा है सातवाहन वंश को। किंतु अभिलेखों में सातवाहन वंश का है, जब लेकिन अभिलेख है उसमें सातवाहन वंश का आगे, इसीलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, किस वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं? सातवाहन वंश को। क्यों कहते हैं? कि पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है और अभिलेखों में सातवाहन वंश कहा गया है। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी, ये याद रखना है। प्राकृत लिप के रूप में ये ब्राह्मी का प्रयोग करते थे। ब्राह्मी लिप सातवाहन वंश की लिप थी, मतलब आप कह सकते हो कि लिखने का तरीका था वो ब्राह्मी था। जैसे देवनागरी की लिपि होती है ना अपनी, ज्यादातर भाषा बोलने में और थोड़ा सा आप कह सकते हो उनकी स्क्रिप्ट जो हो सकती है वो अलग होती है, लेकिन उनका बेस होता है ना, इसको आप कह सकते हो उनका जड़ है तो देवनागरी है। लेकिन ये प्राकृत भाषा की जो जड़ है, जो लिपि है, किस लिपि में लिखी हुई है, भाषा अलग है, लिखने का तरीका क्या है? ब्राह्मी। इस वंश ने 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक, 30 से 250 मतलब आप कह सकते हो 280 तक, लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। 280 मतलब लगभग 300 ही मानते। कर्णवंशी शासक सुसरमन की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, ये आपको याद रखना है। सिमुक के विषय में अधिकांश जानकारी पुराणों और नानाघाट प्रतिमा लेख से मिलती है। नानाघाट प्रतिमा लेख किससे संबंधित है? सिमुक से संबंधित है, याद रखना है। पुराणों से भी सिमुक की जानकारी मिलती है और नानाघाट प्रतिमा लेख से मिलती है। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण गद्दी बेटा, सिमुक के बाद कृष्ण गद्दी बेटा। इसके समय में सातवाहन वंश का विस्तार पश्चिम में नासिक तक हो गया था। पश्चिम में कहां तक हो गया था? नासिक तक चला गया था। कृष्ण के बाद सातकर्णी प्रथम शासक बैठा था। सातकर्णी प्रथम कौन बैठा था? कृष्ण के बाद राजा बना सातकर्णी प्रथम। यह सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। ये पहला राजा था जिसने सातकर्णी उपाधि धारण की थी। इसके शासन के बारे में अधिकांश जानकारी रानी नागानिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। तो नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है? रानी नागानिका से। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये भी बहुत जबरदस्त लाइन है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे और एवं सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराए। एक राजसूय संपन्न कर सम्राट की उपाधि धारण की। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ कराया, उन दोनों तीनों को संपन्न कराया और सम्राट की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणापथ, दक्षिण के पथ की उपाधि धारण की। अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। इसने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की और दक्षिणापथ पति की उपाधि धारण की। किसने की? सातकर्णी। इसको गौतमीपुत्र सातकर्णी बोलते हैं। इसने सातवाहन साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार किया। संभवतः मालवा भी इसके अधिकार में था। मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसके अतिरिक्त इसने अनूप एवं विदर्भ क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। अनूप और विदर्भ क्षेत्र भी इसकी कंट्रोल में आ गए थे। इसकी मुद्राओं में श्री सात नामक
खुदा हुआ मिलता है। श्री 7 लिखा हुआ है, सातवीं जो सात कड़ी है इसकी मुद्रा में क्या लिखा है, श्री 7। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इसने ब्राह्मण तथा बौद्धियों को भूमि दान दी थी। पहले राजा क्या करते थे, बौद्धियों को ब्राह्मणों को भूमि दान दिया करते थे, बड़े बड़े। तो ये अभिलेखों में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा अच्छे काम है ना, अच्छे कामों को राजा अभिलेखों में लिख देते हैं। तो ब्राह्मणों को बौद्धियों को भूमि दान देने का जो सबूत है वो कहाँ मिला, अभिलेखों मिला है। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का महानतम शासक था। इसने 106 ईस्वी से 130 तक शासन किया। वो सातकर्णी के बाद गौतमी सातकर्णी हो सकता है। 106 से 130 मतलब समझ रहे हो, 24 साल शासन किया। और महानतम सबसे बोलते हैं, सबसे बड़ा जो योग्य महान राजा रहा है वो रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी माता वत्सरी के नासिक अभिलेख से मिलती है। तो माता वत्सरी का जो नासिक अभिलेख है ये देखना है मुझे जाके। इस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण का है। जो सातवां वंश है ये ब्राह्मण है, इसका मतलब आप कह सकते हो ब्राह्मणों का वंश है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने शक शासक नहपान को पराजित कर मार डाला। इसने जो शकों का राजा था नहपान, उसको हराया और मार दिया। इसके राज्य की सीमा दक्षिण में गोदावरी से लेकर उत्तर में मालवा तक एवं काठियावाड़ तक थी। काठियावाड़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। गोदावरी से लेकर मालवा तक इसकी सीमाएं थी। पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैली। कोंकण कहाँ है, कोंकण गोवा और कर्नाटक का जो समुद्र तटीय मैदान है उसे कोंकण बोला जाता है, ठीक है। गोवा वाले क्षेत्र को ज्यादातर बोलते हैं। इसने राज महाराज एवं बैंड कटक स्वामी जैसी उपाधियां धारण की। गौतमीपुर सातकर्णी 24 साल शासन किया, लेकिन खतरनाक शासन किया। इसकी विशेष उपलब्धियों के बारे में, इसके साम्राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। गौतमीपुर सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी राजा हुआ। पहले गौतमी पुत्र, अब वशिष्ठी पुत्र पुलमावी राजा हुआ। इसके विषय में अमरावती से एक लेख से जानकारी मिलती है। तो इस राजा के बारे में कहाँ पता चलता है, अमरावती में एक लेख है उसे पता चलती है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो लड़का हुआ था उसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। पुलमावी अकेला 7वां राजा था जिसका उल्लेख अमरावती अभिलेख में मिलता है। तो पुलमावी का जो अभिलेख है वो किससे, कौन सा है, अमरावती अभिलेख। तो ये आपको याद रखना है। इसे दक्षिण पथेश्वर भी कहा जाता है। पुलमावी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ है। 2 पतवार के जो जहाज है उसका चित्र किसके सिक्कों बना हुआ है, पुलमावी के सिक्कों बना हुआ है, जो सातवाहन की नौसेना बोलते नौ शक्ति को दिखाने का प्रमाण है। सिक्कों पे नौसेना का जहाज का फोटो दिखा, इसका मतलब सातवाहनों के पास नौसेना थी। ये भी क्वेश्चन आते हैं। पुलमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी शासक हुआ। शिवश्री इसकी माता, इनकी माता के नाम लगे इसलिए इसको बोलते हैं, मातृ प्रधान समाज के हिसाब बोलते हैं, उदाहरण दिया गया है। वहां पे पिता से ज्यादा माता को सम्मान देगा, माता का नाम आगे लिखा हुआ। शिवश्री सातकर्णी शासक हुआ पुलमावी के बाद में। इसके बाद यज्ञश्री, फिर उसकी यज्ञश्री माता हुई, सातकर्णी हुआ है। यह सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। अंतिम प्रतापी राजा था, अंतिम राजा नहीं, अंतिम प्रतापी राजा था यज्ञश्री सातकर्णी। इसके सिक्कों पर जलयान के चित्र मिलते हैं जो उसके जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति लगाव को प्रकट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सातवाहनों के पास एक नौसेना थी, इसका पता उनके सिक्कों से पता चलता है। सामाजिक व्यवस्था क्या थी सातवाहनों की, सातवाहन वंश के राजकुमारों को कुमार कहा जाता था तथा बड़े पुत्र को युवराज नहीं बनाया जा सकता था। राजा की आय का मुख्य साधन भूमि कर, नमक कर एवं न्याय। तो राजा के पास न्याय की सर्वोच्च शक्ति होती है ना, उस समय राजा के पास पावर हुआ करती थी न्याय की। तो न्याय जो शुल्क था, न्याय की जो फीस लेता था वो राजा की उधर आय का साधन था, अर्थव्यवस्था का साधन था। प्रशासनिक अधिकारियों में अमात्य, महामात्य और भंडारिक प्रमुख थे। सातवाहन काल में 3 प्रकार के सामंत पाए जाते थे। सातवाहन जो समय था उसमें 3 प्रकार के सामंत पाए जाते थे। एक तो महारथी होता था, एक महाभोज होता था, एक महासेनापति होता था। इसमें महारथी को सिक्के जारी करने का अधिकार था। सिक्के कौन जारी करता था, आप कह सकते हो आरबीआई। पैसे की देखभाल कौन करता था, महारथी। महारथी को सिक्के जारी करने का अधिकार था। इस काल के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले। ये एक लाइन बहुत अच्छी है, ये कई बार पूछेगी, किस समय में जो सिक्के मिले वो शीशे के मिले। तो आपको याद रखना शीशे से सीधा संबंध सातवाहन का है। इन सिक्कों के अतिरिक्त तांबे और कांसे की मुद्राएं भी निर्माण में आई हैं। तांबे की मुद्राएं बनी और कांसे की बनी है। ब्राह्मणों को भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा प्रारंभ सातवाहन ने सर्वप्रथम की थी। कि जो दान की व्यवस्था है ना, ब्राह्मणों को भूमि देनी है, जागीर देनी है, सबसे पहले किसने शुरू किया था, सातवाहनों ने किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वर्ण संकर कुप्रथा को रोकने के लिए वर्ण प्रथा को पुनः आरंभ किया। जो वर्ण संकर जो कुप्रथा थी एक, उसको रोकने के लिए उसने दोबारा से वर्ण प्रथा को
आरंभ किया था। वर्ण प्रथा को दोबारा से आरंभ करने वाला राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन काल में बौद्धों के लिए अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए। ये भी इसकी एक धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। ठीक है, आज की ऑडियो इतनी काफी है यार।